गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गुमानाराम साइकाचार्य भूगोल राजकीय महाविद्यालय नावा। आज हम बीए सेकेंड ईयर में भूगोल विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने भूगोल विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र आर्थिक एवं संसाधन भूगोल में हमने आर्थिक भूगोल की परिभाषा एवं उसकी विशेष क्षेत्र एवं प्रकृति के बारे में अध्ययन किया था। आज हम आर्थिक भूगोल की आधारभूत संकल्पना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आर्थिक भूगोल की आधारभूत संकल्पनाएं। प्रत्येक विषय की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं होती है जो उस विषय की प्रकृति को निर्धारित करती है। संकल्पनाएं सिद्धांतों या परिभाषाओं से भिन्न होती है। निम्नलिखित महत्वपूर्ण संकल्पनाएं आर्थिक भूगोल के संपूर्ण स्वरूप को प्रस्तुत करती है। अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रमुख संकल्पनाएं। पहली संकल्पना है आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना। पहली संकल्पना कौन सी है? आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना। आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना आर्थिक भूगोल की सबसे महत्वपूर्ण संकल्पना है। ये किसी विशेष क्षेत्र या प्रादेशिक आर्थिक संगठन की आर्थिक विशेषताओं को प्रकट करती है। किसी क्षेत्र में कृषि, उद्योग, खनन, व्यापार आदि का सम्मिश्रण एक निश्चित भूदृश्य के रूप में विकसित होता है। आर्थिक भूदृश्य काल्पनिक नहीं, वस्तुतः यह है स्पष्ट दिखाई देने वाला भूदृश्य है जो किसी प्रदेश की आर्थिक क्रियाओं के भौतिक स्वरूप को प्रकट करता है। भौतिक भूदृश्य भिन्न सांस्कृतिक भूदृश्य वस्तुतः एक आर्थिक भूदृश्य ही है। प्रत्येक आर्थिक भूदृश्य की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था होती है। उदाहरणार्थ जिसे हम उदाहरण के द्वारा इसको समझ सकते हैं। एक औद्योगिक वाणिज्य प्रदेश में उद्योगों तथा व्यापार की प्रधानता होती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आर्थिक भूदृश्य का प्रमुख उद्देश्य है आर्थिक भूदृश्य की व्याख्या करना। इस प्रकार जो हमारी पहली संकल्पना है आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना। दूसरी संकल्पना हमारी है आर्थिक भूदृश्य गत्यात्मक तत्व है। दूसरी संकल्पना क्या नाम है हमारी का? आर्थिक भूदृश्य गत्यात्मक तत्व। आर्थिक भूदृश्य एक और मानव के तात्कालीन आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। साथ ही वह भूदृश्य स्वयं भी इन क्रियाओं से प्रभावित होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निरंतर परिवर्तनशील एवं विकासशील रहता है। ये वर्तमान भूदृश्य मानव की पिछली संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं को परिलक्षित करता है। वर्तमान आर्थिक भूदृश्यों का विश्लेषण वर्तमान दशाओं तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा संभव है कि वह भविष्य में भी बदल जाएगा। जैसे कि उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि एक निर्वाहक अर्थव्यवस्था का आर्थिक भूदृश्य निरंतर औद्योगिकरण की तरफ बदलता रहता है। जैसे शुरू में प्राथमिक व्यवसाय, फिर द्वितीय व्यवसाय, फिर तृतीय व्यवसाय, फिर चतुर्थ व्यवसाय। इस प्रकार हम कह सकते हैं इन व्यवसायों को स्टेप बाय स्टेप इनका विकास हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूदृश्य है वो एक गत्यात्मक भूदृश्य है। तो हमारी जो दूसरी संकल्पना थी इसमें है आर्थिक भूदृश्य की गत्यात्मक तत्व है। उसके बाद में हमारी जो तीसरी संकल्पना है वो है प्रस्तुत आर्थिक भूदृश्य संसाधन संरचना, प्राविधिक प्रक्रिया तथा आर्थिक विकास का द्योतक है। जो हमारी दूसरी संकल्पना है वो है प्रस्तुत आर्थिक भूदृश्य संसाधन संरचना, प्राविधिक प्रक्रिया तथा आर्थिक विकास का द्योतक है। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि गत्यात्मक आर्थिक भूदृश्य में क्रमबद्ध परिवर्तन होते रहते हैं। प्राय ये नए तत्व तथा प्राविधिकी अवशेषों पुराने आर्थिक तंत्र के साक्ष्यों के रूप में विद्यमान रहते हैं। उदाहरण के लिए किसी औद्योगिक या कृषि प्रदेश के वर्तमान लक्षण कुछ समय के दौरान विकसित होते हैं। ऐसे प्रदेशों का प्रारंभिक विस्तार, विकास, प्रौढ़ता एवं विनाश क्रमशः होता रहता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनका जो विकास है वो भी स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे कि इनका प्रारंभिक कैसे होता है, इनका विस्तार कैसे होता है, फिर इनका विकास कैसे होता है, फिर इनकी प्रागढ़ता कैसे होती है। इनके आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि जो आर्थिक भूदृश्य है, संसाधन संरचना है, प्राविधिकी प्रक्रिया है, आर्थिक विकास का द्योतक मानी गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सब संरचनाओं का ही मेलजोल है। यह संरचना का संबंध संसाधन आधार की विशेषताओं से है। प्रक्रम का आज से यहाँ संसाधन उपयोग से हैं।
जबकि अवस्था से तात्पर्य आर्थिक भूदृश्य के विकास के स्तर से हैं। जिन प्रदेशों में बड़े पैमाने पर संसाधन उपयोग अभी हाल ही में शुरू हुआ है, वहाँ युवा आर्थिक दर से विकसित होते हैं। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका में ऐसे भूदृश्य मिलते रहते हैं। प्रौढ़ आर्थिक भूदृश्य संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि प्रारूपिक तौर पर पाए जाते हैं। उच्च स्तर का आर्थिक विकास है वहाँ मिलता है। जैसे हम कह सकते हैं, इनके विपरीत जीर्ण आर्थिक भूदृश्य वो ब्रिटेन तथा कुछ पश्चिमी यूरोपीय देशों में मिलता है, जहाँ औद्योगिक विकास का पूर्व समय ही शुरू हो गया था। औद्योगिक विकास बहुत ही पहले शुरू हो गया था। ऐसे भूदृश्यों के लक्ष्य के लक्षण अधिक दृष्टिगोचर हमें दिखाई देते हैं। तो ये हमारी तीसरी जो संकल्पना थी वो कंप्लीट होती है। हमारी चौथी संकल्पना है आर्थिक क्रियाओं की स्थिति एवं स्थापना से। चौथी प्रक्रिया कौन सी है हमारी? आर्थिक क्रियाओं की स्थिति एवं स्थापना से। अर्थतंत्र के क्षेत्रीय संगठन के समझने के लिए आवश्यक है इसके आंतरिक संगठनों तथा उनके कार्यों का विश्लेषण किया जाए। अतएव सर्वप्रथम किसी तत्व या कार्य विशेष की स्थिति तथा स्थापना, जैसे ही चावल की खेती, लोहा, इस्पात उद्योग, रेल मार्ग आदि का विश्लेषण करना चाहिए। इन तत्वों का विश्लेषण अन्य तत्वों की सापेक्ष स्थिति के संदर्भ में अपेक्षित है। उदाहरण के लिए लोहा इस्पात उद्योग की स्थिति का अध्ययन करते समय केवल कारखानों की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन ही पर्याप्त नहीं है, अपितु कच्चे माल, शक्ति के संसाधन कहाँ से प्राप्त होंगे, वहाँ श्रम व्यवस्था है या नहीं, स्थानीय बाजार है नहीं है, परिवहन के साधन है नहीं है, जल की आपूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, इन सभी इकाई क्षेत्रों का अध्ययन अन्य इकाई क्षेत्रों के संदर्भ में करना चाहिए। किसी इकाई की स्थिति का निर्धारण का कार्य द्वितीय किंतु सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है इसकी अनुकूलता की स्थिति तथा वितरण के प्रतिरूप के संदर्भ में अध्ययन करना। इकाई के भावी विकास के नियोजन हेतु ये आवश्यक माना गया है। इस प्रकार जो हमारी चौथी जो संकल्पना थी वह है आर्थिक क्रियाकलापों की स्थिति एवं स्थापना से संबंधित है। हमारी जो पांचवी संकल्पना है वह है क्षेत्रीय आर्थिक भिन्नता जन्म आर्थिक प्रदेशों की संकल्पना से संबंधित है। हमारी पांचवी विशेषता वो है क्षेत्रीय आर्थिक भिन्नता जन्म आर्थिक प्रदेशों की संकल्पना। विश्व में आर्थिक क्रियाओं के वितरण प्रतिरूपों की भिन्नता के कारण विभिन्न आर्थिक भूदृश्य उत्पन्न होते हैं। इनके अतिरिक्त प्राकृतिक, जैविक तथा सांस्कृतिक प्रक्रमों की भिन्नता के कारण आर्थिक भूदृश्यों के परस्पर क्षेत्रीय सहसंग की भिन्नताएं भी दिखाई देती है। कृषि प्रदेशों तथा औद्योगिक प्रदेशों का सीमांकन कुछ आर्थिक तत्वों के आधार पर किया जाता है। इन क्षेत्रों के महासंघों की एकरूपता के आधार पर आर्थिक प्रदेश भी सीमांकित किए जाते हैं। इन आर्थिक प्रदेशों की सहायता से आर्थिक भूदृश्य का स्वरूप करना थोड़ा सा सरल हो जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इनका जो क्षेत्रीय भिन्नता है वो है जन्म आर्थिक प्रदेशों की संकल्पना में शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा जो ये पांचवी संकल्पना है वो कंप्लीट होती है। उसके बाद में हमारी छठी संकल्पना है स्थानिक कार्यिक अंतःक्रिया की संकल्पना। स्थानिक कार्यिक अंतःक्रिया की संकल्पना विभिन्न आर्थिक प्रदेशों में परस्पर कार्यिक अंतर संबंध पाया जाता है जो कि आर्थिक प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक होता है। विशेषीकरण तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन के इस युग में कोई भी आर्थिक क्रिया समूचे विषय को प्रभावित करती है तथा बदले में अन्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दशाओं से प्रभावित होती है। किसी प्रदेश में एक विशेष प्रकार का उत्पादन दूरस्थ क्षेत्रों से प्रोत्साहित हो जा सकता है तथा इसके उत्पादों के दूरस्थ क्षेत्रों में उपभोग की पूरी संभावना रहती है। वस्तुतः यह प्रादेशिक कार्यिक अंतःक्रिया आर्थिक विकास का आधार होती है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि प्रादेशिक जो अंतःक्रिया का पदानुक्रम है वो क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों रूपों में होता है। इसके साथ ही हमारी छठी जो संकल्पना है वो कंप्लीट होती है। सातवीं संकल्पना है हमारी क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन की संकल्पना। विभिन्न आर्थिक प्रदेश क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन के द्वारा परस्पर संबंध होकर एक आर्थिक भूदृश्य बनाते हैं। आर्थिक प्रदेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो समांक, दूसरा सकेंद्रीय एक रूप। प्रथम प्रकार के भूदृश्यों में आर्थिक समरूपता पाई जाती है, जबकि द्वितीय प्रकार के भूदृश्यों में किसी केंद्र को चारों ओर संगठनात्मक एकता विकसित होती है।
जब दोनों प्रकार के भूदर से परस्पर संबंध होते हैं तब तक क्षेत्रीय कार्यात्मक संगठन विकसित होते हैं। A.K. फिल्ब्रिक ने इस संकल्पना की विशद व्याख्या की है। स्थानीय कार्यिक संगठन के संकल्पना का एक उदाहरण के द्वारा व्याख्या के द्वारा इन्होंने समझाया है कि एक कृषि फार्म आर्थिक उद्यम की एक मूलभूत इकाई होता है। ये एक फार्म स्ट्रेट के चारों ओर विकसित होता है। इस प्रकार यह एक विनिर्माण उद्योग भी किसी निश्चित केंद्र के चारों ओर विकसित होता है। कृषि फार्म तथा विनिर्माण उद्योग प्रत्यक्षतः कोई अंतर संबंध नहीं दिखाई देता है, किंतु दोनों किसी नगर से संबंध जरूर होता है। एक विनिर्माणकारी केंद्र होने के साथ साथ कृषि कार्य की उपज के लिए बाजार के रूप में सेवा करता है और यह प्रक्रम सम्मांग और सेकेंडरी प्रदेशों के पदानुक्रम के प्रत्येक स्तर पर दोहराया जाता है। इस प्रकार जो हमारी ये 7वीं विशेषता थी, वो संकल्पना थी, वो कंप्लीट होती है। 8वीं विशेषता है हमारी प्रादेशिक आर्थिक विकास की संकल्पना। जो हमारी 8वीं संकल्पना है वो है प्रादेशिक आर्थिक विकास की संकल्पना। प्रादेशिक आर्थिक विकास की संकल्पना आर्थिक भूगोल के व्यवहारिक पक्ष को सूचित करती है। यह संकल्पना क्षेत्रीय आर्थिक समेकन के द्वारा संसाधनों के उचित उपयोग तथा अधिकतम उत्पादन पर बल देती है। उल्मोन महोदय ने आर्थिक भूगोल के प्रादेशिक शोध का प्रमुख उद्देश्य किसी प्रदेश में आर्थिक विकास के स्तर की व्याख्या करना बताया है। इस संदर्भ में संसाधनों की सुलभता या दुर्लभता तथा सांस्कृतिक एवं प्राविधिक क्षेत्र में उन्नति की व्याख्या करना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आर्थिक विकास के लिए प्रादेशिक नियोजन भी आर्थिक महत्वपूर्ण की एक प्रमुख संकल्पना बन के आया है। तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल का जो आर्थिक विकास है वो भी एक संकल्पना है प्रदेशों के द्वारा। इसके साथ ही जो हमारी 9वीं विशेषता है वो है पर्यावरण रक्षण के लिए संदर्भ आर्थिक विकास की संकल्पना। आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना आवश्यक है, किंतु संसाधनों के अतिशय दोहन से उनके विलुप्त होने का संकट पैदा हो जाता है, क्योंकि अधिकांश संसाधन क्षयशील है। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसमें संगत आर्थिक विकास की बहुत आवश्यकता होती है। संसाधनों के दोहन तथा आर्थिक विकास के प्रति एक विवेकपूर्ण उपागमन अपनाने की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए 20वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश वर्ष में विश्व के सभी वैज्ञानिक पर्यावरण विघटन के समस्याओं से चिंतित होकर 1972 में स्टॉकहोम, 1992 में रियो डी जनेरियो तथा 1997 में क्योटो में विश्व भर के वैज्ञानिक तथा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ विश्व सम्मेलन में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने पर्यावरण विघटन की समस्या पर चर्चा की तथा पर्यावरण की रक्षा के उपाय भी उन्होंने सुझाए थे। इस प्रकार जो हमारी अंतिम संकल्पना है वो है मानवीय स्वयं विकास की संकल्पना। अंतिम संकल्पना क्या है? मानवीय स्वयं विकास की संकल्पना। आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण तथा संस्कृति का आधुनिकीकरण आधुनिक विषयों के बहुचर्चित विषय हैं। इन सभी समस्याओं को विभिन्न स्तरों जैसे प्रादेशिक, राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर उठाया जा रहा है, इनसे निपटा जा रहा है, किंतु इन सभी पक्षों से निपटने में कोई समन्वय नहीं है। इससे अनेक समस्याएं पैदा होती गई है। इन चारों पहलुओं में समन्वय होना आर्थिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण आयाम बन गया है। आर्थिक विकास के लिए ऐसे प्रक्रम तथा उपागमन अपनाने की आवश्यकता है जो मानव समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करे, लाभकारी रोजगार जुटाने के अतिरिक्त उत्पादकता बढ़ाने तथा पर्यावरण के संरक्षण के लिए स्वच्छ विकास प्रेरक अभियंत्र पर बल दिया गया है। इसलिए अब विश्व विकास प्रतिवेदना तथा मानव विकास प्रतिवेदना जैसे सूचकांकगण भी इसमें शामिल किए गए हैं। क्रय क्षमता, आधारिक आय, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यता, साक्षरता, मानव प्रवचनता और आवश्यक अवसंरचना एवं सामाजिक सुविधाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। धन्यवाद।